अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन। अभिवृत्ति निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर देने में मनोवैज्ञानिक रुचि रखते हैं वह है अभिवृत्ति किस प्रकार निर्मित होती है। जैसे अन्य अनेक विचार एवं संप्रदाय विकसित होते हैं और हमारे संज्ञानात्मक व्यवस्था का तंत्र के अंग बन जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियों का भी निर्माण होता है। जब हम दूसरों से अंतःक्रिया करते हैं, परंतु कुछ विशिष्ट दशाएं होती हैं जो विशिष्ट अभिवृत्तियों का निर्माण करती हैं। समानता अभिवृत्तियां स्वयं के अनुभव तथा दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती हैं। कुछ थोड़े से शोध अध्ययन हैं जो अभिवृत्तियों के कुछ सहज पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, परंतु अधिगम के साथ 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 ऐसे आनुवंशिक कारक अभिवृत्तियों को मात्र अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए अधिकांश समाज मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे दशाओं पर ध्यान दिया है जो अभिवृत्ति के अधिगम को प्रेरित करते हैं। अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रियाएं एवं दशाएं भिन्न हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की अभिवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। साक्षर के द्वारा अभिवृत्तियों का अधिगम। आप यह देखते होंगे कि विद्यार्थी अध्यापक के कारण एक विशिष्ट विषय के प्रति रुचि विकसित कर लेते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे उस अध्यापक में अनेक सकारात्मक गुण देखते हैं। ये सकारात्मक गुण उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं जिसे वह पढ़ाता है और अंततः उस विषय के प्रति रुचि के रूप में अभिव्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में, विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य सकारात्मक साहचर्य के द्वारा सीखी या अधिगमित की जाती है। पुरस्कृत या दंडित होने के कारण अभिवृत्ति को सीखना। यदि एक विशिष्ट अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो यह संभावना उच्च हो जाती है कि वह आगे चलकर उस अभिवृत्ति को विकसित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किशोरी नियमित रूप से योगासन करती है एवं विद्यालय में मिस गुड हेल्थ का सम्मान पाती है तो वह योग एवं स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकती है। इसी प्रकार यदि एक बालक समुचित आहार के स्थान पर सड़ा गला या अस्वास्थ्यकर भोजन लेने के कारण लगातार बीमार रहता है तो वह संभवतः वह बालक अस्वास्थ्यकर भोजन के प्रति नकारात्मक एवं स्वास्थ्यकर भोजन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेगा। प्रतिरूपण दूसरों के प्रेक्षण के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। प्रायः ऐसा नहीं होता है कि हम मात्र साक्षर या पुरस्कार द्वारा एवं दंड के द्वारा ही अभिवृत्तियों का अधिगम करते हैं, बल्कि हम दूसरों की अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की का विचार व्यक्त करने या व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत या दंडित होते हैं, देखकर इनका अधिगम करते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को देखकर कि उनके माता पिता बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं एवं इसके लिए सम्मान पाते हैं, वे बड़ों के प्रति एक श्रद्धालु अभिवृत्ति विकसित कर सकते हैं। समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। प्रायः हम अपने समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों का अधिगम करते हैं। मानक अलिखित नियम होते हैं जिनका विशिष्ट परिस्थितियों में पालन करने की अपेक्षा सभी से की जाती है। कालांतर में ये मानक अभिवृत्ति के रूप में हमारे सामाजिक संज्ञान के अंग बन जाते हैं। समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों का अधिगम करना वस्तुतः ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के अधिगम, साहचर्य, पुरस्कार एवं दंड तथा प्रतिरूपण के माध्यम से उदाहरण के लिए, बच्चे यह देखकर कि उनके माता पिता बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं इसके लिए सम्मान पाते हैं से बड़ों के प्रति एक श्रद्धालु अभिवृत्ति विकसित कर सकते हैं। समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। प्रायः हम अपने समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों का अधिगम करते हैं। मानक अलिखित नियम होते हैं जिनका विशिष्ट परिस्थितियों में पालन करने की अपेक्षा सभी से की जाती है। कालांतर में ये मानक अभिवृत्ति के रूप में सामाजिक संज्ञान के अंग बन जाते हैं। समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से ही अभिवृत्तियों का अधिगम करना वस्तुतः ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के अधिगम, साहचर्य, पुरस्कार, दंड, प्रतिरूपण के माध्यम से अधिगम के उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पूजा या आराधना स्तर पर रुपए, पैसा, मिठाई, फल, फूल भेंट करना कुछ धर्मों में एक आदर्श व्यवहार है। जब लोग देखते हैं कि ऐसे व्यवहार दूसरों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इनको समाज से स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त है, तो अंततः ऐसे व्यवहार या उससे संबंधित समर्पण की भावना के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं। सूचना के प्रभाव से अधिगम। अनेक अभिवृत्तियों द्वारा अधिगम सामाजिक संदर्भों में होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि यह दूसरों की शारीरिक या वास्तविक उपस्थिति में ही हो। आजकल विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रदत्त सूचना के विशाल भंडार के कारण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड व्यक्ति की जीवनी पढ़ने पर से एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम एवं अन्य पक्षों के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकता है। अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नलिखित कारक ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं के द्वारा अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं। परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। विशेष रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अभिवृत्ति निर्माण करने में माता पिता एवं
परिवार के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाद में विद्यालय का परिवेश और प्रवृत्ति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाता है। विद्यालय एवं बन जाता है परिवार एवं विद्यालय में अभिवृत्तियों का अधिगम आमतौर पर साक्षर, पुरस्कार और दंड तथा प्रतिरूपण के माध्यम से होता है। संदर्भ समूह एक व्यक्ति को सोचने एवं व्यवहार करने के लिए स्वीकृत नियमों या मानकों को बताते हैं। अतः ये समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों के अधिगम को दर्शाते हैं। विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समूह, व्यवसाय, राष्ट्रीय एवं अन्य मुद्दों के प्रति अभिवृत्ति प्रायः संदर्भ समूह के माध्यम से ही विकसित होती है। यह प्रभाव विशेष रूप से किशोरावस्था में प्रारंभ अधिक स्पष्ट होता है, जब व्यक्ति के लिए अनुभव करना महत्वपूर्ण होता है कि वह किसी समूह का सदस्य है। इसलिए अभिवृत्ति निर्माण में संदर्भ की भूमिका पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अधिगम का भी एक उदाहरण हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभव अनेक अभिवृत्तियों का निर्माण पारिवारिक परिवेश में या संदर्भ समूह के माध्यम से नहीं होता, बल्कि इसका निर्माण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा होता है, जो लोगों के तथा स्वयं के जीवन के प्रति हमारी अभिवृत्ति में प्रबल परिवर्तन उत्पन्न करता है। यहाँ वास्तविक जीवन से संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत है। सेना का एक चालक ड्राइवर एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव से गुजरा जिसने उसके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। एक अभियान के दौरान जिसमें उसके सभी साथी मारे जा चुके थे, वह मृत्यु के बाद बहुत नज़दीक से गुजरा। अपने जीवन के उद्देश्य के विचार करते हुए उसने सेना में अपनी नौकरी छोड़ दी और तथा महाराष्ट्र के गांव में स्थित अपनी जन्मभूमि में वापस लौट आया और वहां एक सामुदायिक नेता के रूप में सक्रिय रूप से कार्य किया। एक विशुद्ध व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा इस व्यक्ति ने सामुदायिक उत्थान या विकास के लिए एक प्रबल सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर ली। उसके प्रयास ने उसके गांव के स्वरूप को पूर्ण रूपेण बदल दिया। संचार माध्यम संबंध प्रभाव वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी विकास ने दृश्य श्रव्य माध्यम एवं इंटरनेट को एक शक्तिशाली सूचना का स्रोत बना दिया, जो कि अभिवृत्तियों का निर्माण एवं परिवर्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकें भी अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करती हैं। ये स्रोत सबसे पहले संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक को प्रबल बनाते हैं और बाद में व्यवहार परक घटक को भी प्रभावित कर सकते हैं। संचार माध्यम अभिवृत्ति पर अच्छा एवं खराब दोनों प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। एक तरफ संचार माध्यम एवं इंटरनेट संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में लोगों को भली प्रकार से सूचित करते हैं। दूसरी तरफ इन संचार माध्यमों से सूचना संकलन की प्रकृति पर कोई रोक या जांच नहीं होती, इसलिए निर्मित होने वाली अभिवृत्तियों या पहले से बनी हुई अभिवृत्तियों में परिवर्तन की दशा पर कोई नियंत्रण भी नहीं होता। संचार माध्यमों का उपयोग उपभोक्तावादी अभिवृत्तियों के लिए निर्माण के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक अभिवृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अभिवृत्ति परिवर्तन अभिवृत्ति पर निर्माण के दौरान इस प्रक्रिया के बाद भी विभिन्न प्रकार के प्रभावों द्वारा अभिवृत्तियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जा सकता है। कुछ अभिवृत्तियां अन्य की तुलना में अधिक परिवर्तित होती हैं तथा उन अभिवृत्तियों की तुलना में जो मजबूती से स्थापित हो चुकी है और व्यक्ति के मूल्यों का अंग बन चुकी होती है। ऐसी अभिवृत्तियों में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है, जो अभी भी निर्माण के क्रम में है और बहुत हद तक मत के रूप में। व्यवहारिक दृष्टि से लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना सामुदायिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, उपभोक्ता, वस्तु के उत्पादकों, विज्ञापनकर्ताओं एवं अन्य लोगों के लिए रुचि का विषय होता है। जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि अभिवृत्तियों का परिवर्तन कैसे होता है, हम इन परिवर्तनों के लिए कौन सी दशा उत्तरदायी होती है, तब तक अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने संबंधी उपाय करना संभव नहीं होगा। अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन में निहित कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। फिट्जहाइमर के द्वारा प्रस्तावित संतुलन बैलेंस का संप्रदाय, जिसे कभी कभी POX त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया जाता है, अभिवृत्ति के 3 घटकों या पक्षों को निरूपित करता है। इसमें P वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जाना है, O एक दूसरा व्यक्ति है, X वह विषय वस्तु है, अभिवृत्ति विषय है जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। यह भी संभव है कि ये तीनों व्यक्ति ही हो। मूल बात यह है कि यदि PO अभिवृत्ति, OX अभिवृत्ति तथा PS अभिवृत्ति के बीच एक असंतुलन की अवस्था होती है तो अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि असंतुलन तार्किक रूप से असुविधाजनक होता है, तो अभिवृत्ति में संतुलन की दिशा में परिवर्तन होता है। असंतुलन तब पाया जाता है जब POX त्रिकोण की तीनों भुजाएं नकारात्मक होती हैं, 2 भुजाएं सकारात्मक, 1 भुजा नकारात्मक होती है। संतुलन तब पाया जाता है जब 3 भुजाएं सकारात्मक हो, 2 भुजाएं नकारात्मक एवं 1 भुजा सकारात्मक हो। उदाहरण के लिए जिसमें दहेज अभिवृत्ति की विषय वस्तु X है,
मान लीजिए एक व्यक्ति पी का दहेज के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, पी एक्स सकारात्मक, पी ओ पुत्र का विवाह दूसरे व्यक्ति ओ की पुत्री से करने की योजना बना रहा है जो दहेज के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, ओ एक्स नकारात्मक। पी ओ अभिवृत्ति का स्वरूप क्या होगा तथा किस प्रकार से इस परिस्थिति में संतुलन या असंतुलन का निर्धारण होगा? यदि ओ की प्रारंभ में ही पी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो परिस्थिति असंतुलित होगी। पी एक्स सकारात्मक है, ओ पी सकारात्मक है परंतु ओ एक्स नकारात्मक, अर्थात त्रिकोण में एक नकारात्मक एवं दो सकारात्मक भुजाएं, यह एक असंतुलन की स्थिति है। अतः तीनों में से किसी एक अभिवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा। यह परिवर्तन पी एक्स संबंध में हो सकता है। एक प्रथा के रूप में पी दहेज को नापसंद करना प्रारंभ कर देता है, या ओ एक्स संबंध में हो सकता है ओ दहेज को एक प्रथा के रूप में पसंद करना प्रारंभ कर देता है, या फिर ओपी संबंध हो सकता है ओपी को नापसंद करने लगता है। संक्षेप में विवृत्ति में परिवर्तन करना जिससे कि त्रिकोण में तीनों सकारात्मक संबंध या दो नकारात्मक एवं एक सकारात्मक संबंध बनेगा। लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक विसंवादिता या विसंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। यह संज्ञानात्मक घटक पर बल देता है। यहाँ पर आधारभूत तत्व यह है कि अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक घटक निश्चित रूप से समाधि विसमाधि का विलोम होने चाहिए, अर्थात उन्हें तार्किक रूप से एक दूसरे के समान होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अभिव्यक्ति में दो संज्ञान विसमाधि हैं तो इनमें से एक समाधि की दिशा में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित विचारों संज्ञान के बारे में चिंतन करें। संज्ञान 1, पान मसाला मुख का कैंसर उत्पन्न करता है जो जानलेवा है। संज्ञान 2, मैं पान मसाला खाता हूँ। इन विचारों या संज्ञानों को मन में रखना किसी भी व्यक्ति को अनुभव करने के लिए प्रेरित करना कि पान मसाला के प्रति अभिवृत्ति में कुछ न कुछ एक दूसरे विसंवादी अथवा इनमें से किसी एक विचार को बदल देना होगा जिससे कि संवादिता प्राप्त की जा सके। ऊपर दिए गए उदाहरण में विसंगति दूर करने के या कम करने के लिए पान मसाला खाना बंद कर दूंगा। संज्ञानों में परिवर्तन या विसंगति कम करने का स्वस्थ तार्किक एवं अर्थपूर्ण तरीका है। फेस्टिंगर एवं कार्ल स्मिथ नामक दो समाज मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जो यह प्रदर्शित करता है कि संज्ञानात्मक विसंवादिता किस प्रकार से काम करती है। $20 के लिए एक झूठ बोलना। संतुलन एवं संज्ञानात्मक विसंवादिता दोनों ही संज्ञानात्मक संगति कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के उदाहरण है। संज्ञानात्मक संगति का अर्थ है कि अभिवृत्ति तंत्र के दो घटकों पक्षों तथा तत्वों को एक दिशा में होना चाहिए। प्रत्येक तत्व को तार्किक रूप से समान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति एक ही प्रकार की मानसिक असुविधा या शांति का अनुभव करता है, अर्थात अभिवृत्ति तंत्र में कुछ न कुछ बहुत ठीक नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में अभिवृत्ति तंत्र के कुछ पक्ष संगति की दिशा में परिवर्तित होते हैं क्योंकि हमारी संज्ञानात्मक व्यवस्था को तार्किक संगति की आवश्यकता है। एक भारतीय मनोवैज्ञानिक एस.एम. मोहसिन ने दो स्तरीय टू स्टेप कॉन्सेप्ट प्रस्तावित किया। उनके अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन दो स्तरों या चरणों में होता है। प्रथम स्तर या चरण में परिवर्तन का लक्ष्य स्रोत से तादाद में स्थापित करता है। लक्ष्य वह व्यक्ति होता है जिसकी अभिवृत्ति को परिवर्तित करता है। स्रोत वह व्यक्ति है जिसके प्रभाव से अभिवृत्ति का परिवर्तन होना तादाद में आइडेंटिफिकेशन स्थापित करने का आशय है। ये लक्ष्य स्रोत को पसंद करता है एवं उसके प्रति एक सम्मान रखता है। वह स्वयं को लक्ष्य के साथ स्थान पर रखकर उसके जैसा अनुभव करने का प्रयास करता है। स्रोत के भी लक्ष्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए एवं समान तथा आकर्षण परस्पर हो जाता है। दूसरे चरण में अभिवृत्ति विषय के प्रति अपने व्यवहार को वास्तविक रूप से परिवर्तित करते हुए स्रोत अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन का प्रदर्शन करता है। स्रोत की बदली हुई अभिवृत्ति एवं व्यवहार को देखकर लक्ष्य भी अपने व्यवहार के द्वारा अभिवृत्ति में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। यह एक प्रकार का अनुकरण या प्रेक्षण मूलक अधिगम है। दो चरणों में अभिवृत्ति परिवर्तन के निम्नांकित उदाहरण को देखिए। प्रीति एक समाचार पत्र में पढ़ती है कि विशिष्ट शीतल पेय जिसे वह बहुत पसंद करती है अत्यधिक हानिकारक है, परंतु प्रीति यह देखती है कि शीतल पेय का विज्ञापन उसके पसंदीदा खिलाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। उसने स्वयं का तादात्म्य उस खिलाड़ी से बना लिया और उसका अनुकरण करना चाहेगी। अब कल्पना कीजिए कि वह खिलाड़ी लोगों के शीतल पेय के प्रति अभिवृत्ति को परिवर्तित कर सकारात्मक से नकारात्मक बनाना चाहता है। खिलाड़ी को अपने प्रशंसकों के प्रति सर्वप्रथम एक सकारात्मक भावना का प्रदर्शन करना चाहिए और फिर शीतल पेय को पीने की अपनी आदत में वास्तव में परिवर्तन करना चाहिए। संभवतः शीतल पेय के स्थान पर किसी स्वस्थकर पेय को अपनाकर प्रथम चरण यदि खिलाड़ी वास्तव में अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तो वह संभावना बहुत अधिक होती है कि प्रीति भी अपनी अभिवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन कर लेगी तथा हानिकारक शीतल पेय को लेना बंद कर देगी।